In this module, we will learn about the chemistry of class 11th, chapter number 1st, some basic concept of chemistry and the topic number 2nd. ना जैसा कि पिछले वीडियो में हमने टॉपिक फर्स्ट जो सीबीएसई ने क्लास 11th के लिए दिया ना, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, उसको डील किया था। आज के टॉपिक में हम सेकंड पॉइंट को डील करेंगे, सेकंड कंटेंट को डील करेंगे, जिसे सीबीएसई ने आपके लिए क्लास 11th के लिए टर्म फर्स्ट के लिए दिया है ना, दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। इस टॉपिक को क्लास 9th में हमने पढ़ा था, जब हमने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में समझा, एटम के कैरेक्टर्स के बारे में समझा ना। तो सबसे पहला आया कि भाई एटम को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से एक एटम को दूसरे एटम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। तो उसके लिए बोर का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें बोला गया कि भाई किसी भी एलिमेंट का जो भी एटम होगा उसके बेसिकली दो कैरेक्टर होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर और दूसरे को बोलते हैं मास नंबर ना। दो चीज़ें बताया गया, एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। मास नंबर क्या था? मास नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम ना। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और जितने भी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को मास नंबर बोला गया। ठीक है। जबकि एटॉमिक नंबर जो था वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में होता है उसी को हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं ना। मास नंबर, मास नंबर से पहले ही एटॉमिक मास का एक पहले से भी इंफॉर्मेशन हमें पता था, यानी कि एटम का सबसे पहला कैरेक्टर जो हमने समझा था वो था एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एटम का मास ले लिया जाता था ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी भी मटेरियल का हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास दो क्वांटिटीज होना मस्ट है, जिसमें पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ना, और न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी मेजरमेंट अकेले नहीं कर सकता। इसके साथ दूसरी चीज जो होती थी वो होती थी यूनिट, यानी कि किसी भी मेजरमेंट में ये दोनों क्वांटिटीज होनी चाहिए। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा उस कुछ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम ले रहे हैं उसको किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया गया, उसी को बोल दिया जाता है यूनिट ना। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं किसी परचून की दुकान पे, तो हम बोलते हैं 1 kg, 1 किलो ना। तो 1 किलो का मतलब एक जो हो गया वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया ना, किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट मीन्स द केजी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर केजी क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। उसी तरीके से जब किसी एटम का मास लेने का समय आया, एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करने के लिए एक कैलकुलेशन मेजरमेंट कर रहे थे, तब भी हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहली तो पता चले कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी ना, किस न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना रिप्रेजेंटेशन वैल्यू होगा उसका, और दूसरा उसको किस के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है ना। हमेशा मेजरमेंट जो होता है वो रेस्पेक्टिव होता है, किसी न किसी के बेस पर, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट होता है। उसी तरीके से एटॉमिक मास का मेजरमेंट जब किया गया तो वहाँ पर भी यही रेस्पेक्ट लिया गया ना, सेम चीज़ें यूज़ की गई कि किस तरीके से किसी एटम का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मास की जनरल यूनिट जो डायमेंशंस में आपको बताई गई ना, वहां पर बताए गए कि ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। मास की यूनिट क्या हो जाती है? ग्राम हो जाती है। लेकिन इनिशियली एटम के मास को, जो कि एटम इतना छोटा क्वांटिटी है, उसके मास को हम ग्राम के रेस्पेक्ट में मेजर नहीं कर पा रहे थे ना। तो उस कंडीशन में किया क्या गया, इसको किसी न किसी एटम के रेस्पेक्ट में मेजर किया गया ना। मतलब एटॉमिक मास को किसी न किसी उसी सेम क्वांटिटीज, उसी सेम जो भी फिजिकल डायमेंशंस होगी उसके बेसिक में मेजरमेंट किया गया, और किसी भी एटम का मेजरमेंट उसी के एटॉमिक किसी एक पर्टिकुलर एटम के मास के अकॉर्डिंगली किया जाना था।
स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को यहां पर लिया गया किसी भी एटम का मास मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने लगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चले गए, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते गए, हाइड्रोजन कैपेबल नहीं हो पा रहा था हर एक एटम के मास को मेजर करने के लिए ना। बाद में ऑक्सीजन को लिया गया, ऑक्सीजन को भी किसी कारणवश हटा दिया गया, वो किस लिए हुआ इसको क्लास 9th में आपको बताया गया था ना। लास्टली कार्बन को एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट की तरीके से इस्तेमाल किया गया, मतलब किसी भी एटम के मेजरमेंट को करने के लिए हमने कार्बन एटम का इस्तेमाल किया और देखा गया कि कार्बन में भी 3 एटम हुआ करते थे। कार्बन के भी 3 एटम पाए जाते थे जिनको आइसोटोप्स बोलते थे। पहले को बोला गया कार्बन 12, दूसरा था कार्बन 13 और तीसरा था कार्बन 14 ना। इन 3 में से भी कार्बन के एक ही आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया किसी भी एटम के मास को निकालने के लिए, और वो दिया गया कार्बन 12 के लिए ना, जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस रखता है ना, परसेंटाइल सबसे ज्यादा ये रखता है। क्लियर? कार्बन 12 मतलब अब क्या हुआ कि अगर एक एटम कार्बन का है जिसका मास नंबर क्या है 12 होता है ना, तो अब बोला गया कि अगर किसी भी यूनिट को बनाया जाना है तो 1 के लिए होता है, तो बोला गया कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, या इसे कभी कभी लिख देते थे 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1 AMU ना। तो किसी भी एटम का मास निकालने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट बनाया गया वो कार्बन 12 को बनाया गया, मतलब एक कार्बन 12 में 12 यूनिट्स, यानी कि 1/12 कार्बन यूनिट को मान लिया गया 1 यूनिट या 1 AMU बोल दिया गया ना। यूनिट का मतलब यूनिफाइड मास, यू का मतलब यहां पर यूनिफाइड मास हो गया, और वहीं AMU का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? अब किसी भी ना वो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। जो मास नंबर हमारा दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उससे भी हम किसी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको भी मेजर किस में करना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 ना। अब जैसे किसी भी एटम के लिए देखें, हम हाइड्रोजन के लिए देखें, एक हाइड्रोजन का मास जो कैलकुलेट किया जाएगा वो हमेशा 1/12 ऑफ कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में होगा ना। अगर हीलियम के लिए ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का जस्ट 4 टाइम्स हो जाता है हीलियम का मास, और इस तरीके से हो जाता है 4 × 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब 1/3 ऑफ कार्बन 12 एटम। इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट के लिए जब कैलकुलेट किया गया तो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट जो ले लिया गया वो कार्बन का ले लिया गया। ठीक है, अब आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे एटम ऐसे मिलेंगे जिनका एटॉमिक मास जो होगा वो एक फ्रैक्शनल में होगा ना। हाइड्रोजन को ही अगर देखें तो हाइड्रोजन का मास एक फ्रैक्शनल में दिया गया 1.0078 यूनिट, यानी कि यह मास फ्रैक्शनल में आया कैसे, इसके लिए भी क्लास 9th में आपको एक टॉपिक बताया गया था जिसमें लिया गया था एवरेज एटॉमिक मास ना। मतलब अगर कोई एटम ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जा रहा है, एक से ज़्यादा एटम्स में पाया जा रहा है वो एलिमेंट, तो उसके मास का कैलकुलेशन हम एवरेज एटॉमिक मास के थ्रू करते थे। मतलब सारे जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका जो भी मास नंबर है इनटू उसका परसेंटेज अकरेंस, वो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जा रहा है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट मीन्स द 100 ना। और इस तरीके से जितने की भी, अगर क्लोरीन की देखिए तो क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया गया दैट इज 35.5 ना। तो 0.5 कैसे आया, क्योंकि ना तो प्रोटॉन हो सकता है डिवाइडेड में ना फ्रैक्शन में, और ना ही न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकता है, फिर भी इसका अगर मास फ्रैक्शन में आया तो इसका होल एंड सोल यही है कि इसको एवरेज एटॉमिक मास लिया गया है। यानी कि जो भी पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट हैं, जो भी एटम्स हैं जिनके मास नंबर फ्रैक्शन में दिए गए होंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो एलिमेंट एक से ज़्यादा एटॉमिक फॉर्म में पाया जा रहा है, मतलब एक से ज़्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जा रहा है। क्लियर? बाद में क्या किया गया, ये देखा गया कि भाई मास को कैलकुलेट करने के लिए 2 यूनिट देने का क्या मतलब ना। एक तो हम अभी जनरल एटम के मास के लिए यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट का यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, किसी फिजिकल डायमेंशन जो कि इस एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है उसके लिए हम ग्राम या ग्राम इक्विवेलेंट का यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो इसको भी इक्वलाइज करने के लिए दूसरा यूनिट बनाया गया जिसको बनाया गया ग्राम
एटॉमिक मास ना, क्या बनाया गया, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास क्या था, किसी भी एटम को अगर 1 मोल ले लिया जाए तो उसका जो भी मास यानी कि यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट होगा वो कन्वर्ट हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास में ना। मतलब जैसे अब अगर हमने बोला हाइड्रोजन एटम ना, तो ये हाइड्रोजन एटम एक्चुअली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है ना। और अब इस 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 1 ग्राम ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 ग्राम। हीलियम के लिए 4 ग्राम हो जाएगा, लिथियम के लिए बात करें तो 7 ग्राम्स हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए बात करें वो 16 ग्राम हो जाएगा। मतलब ये 16 ग्राम्स जो दिया गया, ये ग्राम एक्चुअली किस चीज़ के रिप्रेजेंटेशन को दिया गया, वह 1 मोल ऑफ एटम को मेजर करने के बाद जो मास आया वह मास था, उसी को बोल दिया गया ग्राम एटॉमिक मास। डन है। तो ये रहा ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास को लेकर के। मॉलिक्यूलर मास को अगर समझें ना, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसको भी हमने क्लास 9th में पढ़ा। द नंबर ऑफ द कोलैबोरेशन ऑफ मोर देन 1 एटम्स ना, जब एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और इस कंडीशन में हम किसी मॉलिक्यूल का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा है कि जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हुए हैं, सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को एक अरिथमेटिकल सम कर दिया जाए तो जो भी वैल्यू आएगी वह उसकी मॉलिक्यूलर मास हो जाएगी। जैसे अगर HCl के लिए देखें ना, किसके लिए, HCl के लिए, तो HCl इज अ मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर ये गैसियस फॉर्म में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ये एक्वस फॉर्म में ना। तो अगर इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर 2 एटम इन्वॉल्व हैं, एक हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का। इस केस में अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है हमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम हर एक एटम के इंडिविजुअल मास को लेंगे ना, और उस इंडिविजुअल मास को अर्थमेटिकली हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, और जो आपका रिजल्ट मिलेगा वही हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया 1 ग्राम ना, ग्राम एटॉमिक मास की केस में अगर लें, और अगर यूनिट मास के लिए तो 1 AMU हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। क्लोरीन के लिए अभी बताया कि इसका होता है 35.5 ग्राम, मतलब ग्राम एटॉमिक मास, और अगर इसका यूनिट मास ले तो ये हो जाएगा 35.5 AMU। इस तरीके से अगर दोनों के मास को कैलकुलेट कर लें तो HCl के एक मॉलिक्यूल का मास जो आएगा वो आ जाएगा 36.5 ग्राम, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाया। और अगर इसी के एटॉमिक मास यूनिट को कैलकुलेट किया गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 एटम को लेकर के अगर किया गया ना, तो इस केस में इसका मास आ जाएगा 36.5 AMU ना। तो ये था आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास पहले तो रेस्पेक्ट लिया गया एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में, जिसमें कार्बन की एक एटम को 12 यूनिट मान लिया गया। और इस तरीके से अगर एक यूनिट बनाना था तो ये बताया गया कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ एटम इज गिव्स 1 यूनिट ना, 1 यूनिट बनाता है। इसी का इस्तेमाल करके हर एक एलिमेंट का हमने एटॉमिक मास निकाला ना। बाद में बताया कि इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट किया गया क्योंकि डायमेंशंस को सेम बनाने के लिए। ठीक है। और वो भी किसके लिए, जब 1 मोल एटम दिया हो। ठीक है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने के लिए अगर एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया गया तो इस केस में हमने क्या किया, 1/12 ऑफ कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में उसका मास कैलकुलेट किया गया। डन है। कैसे, जितने भी एटम हैं सब सारे एटम को क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मासेस को लिख करके उसको ऐड कर देते थे ना। इसी तरीके से अगर 1 मोल मॉलिक्यूल दिया गया हो ना, मोल क्या है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे जब मोल कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करेंगे या मोल कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। ठीक। तो जब भी 1 मोल HCl दिया गया तो उसका जो मास हम लिखेंगे वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl आ जाएगा। और उसकी केस में हाइड्रोजन का हमने लिख लिया 1 ग्राम और क्लोरीन का लिख लिया 35.5 ग्राम। इन दोनों का एडिशन समझो आया 36.5 ग्राम, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। और यूनिट एटॉमिक मास यूनिट के कैलकुलेशन में अगर करें तो यही हो जाएगा
5U और AMU। ठीक है, तो आज के वीडियो में टॉपिक नंबर 2 में हमने जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास था इसको डील किया। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 के साथ आएंगे। बने रहे हमारे साथ ना। इसी तरीके से हम सारे 7 टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 में दिए हैं सारे डील करेंगे, और आगे के जो भी चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में आने वाले हैं सबको धीरे धीरे इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लियर करेंगे। आज आपके लिए एक टास्क होगा, आप कई सारे इस तरीके से मॉलिक्यूल लेंगे। पहले तो आप एटॉमिक मास को याद करेंगे, आपको क्लास 9 से ही बताया गया होगा भैया एटॉमिक मास याद कर डालो, एटॉमिक मास याद कर डालो ना। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास याद करना है और बाद में उन्हीं एटॉमिक मास का इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करना है ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।